सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पुराने ज़माने की बात है कि बगदाद में एक सौदागर रहा करता था जो बहुत ही दौलतमंद था, लेकिन अपनी दौलत लुटाकर वो इतना गरीब हो गया था कि नौबत यहाँ तक आ गई कि सौदागर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने पर मजबूर हो गया। अच्छा, वो अपने पिछले वक्त की ऐशो आराम वाली ज़िंदगी को याद करके अक्सर गमज़दा हो जाया करता था। एक रात वो बहुत ही उदास और गमज़दा हालत में सोया तो उसने ख्वाब देखा कि एक बुज़ुर्ग उससे कह रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत का सितारा मिस्र के शहर काहिरा में जगमगा रहा है, वहाँ जाओ और इसे तलाश करो। दूसरे दिन सुबह जब वो उठा तो उसे ख्वाब वाले बुज़ुर्ग की बात याद आई। उसने फ़ौरन काहिरा जाने की तैयारी की। अरे सौदागर काहिरा जाने के लिए रवाना हुआ। कई हफ्तों की तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाकर वो उस शहर में पहुँच गया। अब रात हो चुकी थी, उसके पास किसी होटल में क़याम करने के लिए कोई रकम भी मौजूद नहीं थी, लिहाजा वो एक मस्जिद में गया और उसके सहन में एक कोने में जाकर सो गया। इत्तेफाक से चोरों का एक गिरोह मस्जिद के सहन में आया और चोरी के इरादे से मस्जिद के बराबर वाले मकान में अभी दाखिल हुआ ही था कि किसी आहट की वजह से मकान में रहने वाले अफराद जाग गए और मदद के लिए पुकारने लगे। चोरों ने जब ये चीखो पुकार सुनी तो घबरा कर भाग खड़े हुए। अब थोड़ी देर में इलाके का जो दारोगा है वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच गया। जब ये सिपाही मस्जिद के सहन में पहुँचे तो ये सौदागर उन्हें सहन में सोया हुआ नजर आया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और चोर समझकर उसकी खूब पिटाई की, उसको कैद खाने में बंद कर दिया। अच्छा, 3-4 दिन के बाद दारोगा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस अजनबी को पेश करें। जब ये सौदागर पेश किया गया तो दारोगा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और आए कहाँ से हो। सौदागर ने जवाब दिया कि मैं बगदाद से आया हूँ। दारोगा ने सवाल किया, तुम बगदाद से काहिरा किस लिए आए हो? सौदागर ने जवाब दिया कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें एक बुज़ुर्ग मुझसे कह रहे थे तुम्हारी किस्मत का सितारा काहिरा में जगमगा रहा है, वहाँ जाओ इसे तलाश करो। और मैं उसी की तलाश में यहाँ आ गया, लेकिन आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया, मेरी पिटाई कर दी। अच्छा, जब दारोगा ने सारी दास्तान सुनी तो वो बहुत हंसा, कहने लगा कि ए बेवकूफ़ इंसान, मैंने भी कई मरतबा ख्वाब में किसी को कहते हुए सुना कि बगदाद जाओ और पथरीली गली के फ़लाँ मकान में एक सहन है जिसके आखिर में एक बाग है जहाँ पर एक फवारा है, उस फवारे के नीचे बहुत सा ख़जाना दफन है, लिहाजा वहाँ जाओ उसे खोद कर निकाल लो। लेकिन क्या मैं बगदाद गया? एक तुम बेवकूफ़ हो जो इतनी दूर से यहाँ चले आए और वो भी सिर्फ एक ख्वाब देख कर। अच्छा, दारोगा ने उस सौदागर को कुछ रकम दी और कहा कि ये रकम लो, अपने घर वापस चले जाओ। अब दारोगा ने सौदागर को जिस मकान के बारे में बताया था ना, दरअसल वो उस सौदागर का अपना ही मकान था। दारोगा की सारी बातें सुनकर सौदागर सारे मामले की तह तक पहुंच गया कि वो आखिर आया ये बातें सुनने के लिए था यहाँ पर। फिर वो फ़ौरन वापस बगदाद अपने घर पहुँचा। उसने बाग में फवारे के नीचे खोदना शुरू कर दिया और अभी थोड़ी ज़मीन खोदी थी कि उसे वहाँ से एक बहुत ही बड़ा ख़जाना मिल गया। अब इस तरह उसका ख्वाब हैरत अंगेज़ तौर पर सच साबित हो गया और वो दोबारा फिर से माला माल हो गया। अब कहानी में ये जो सौदागर है दौलत के लिहाज से अमीर हो गया। अब हमारे जो कौमी क्रिकेट टीम के सितारे, उन्होंने अपनी इज्जत और शान में पहले से भी कई ज़्यादा इजाफा कर लिया। हमारे इन कौमी हीरोज़ ने वर्ल्ड कप T20 में इतना शानदार खेल पेश किया और कहते हैं ना, दिल से जज्बे से खेला मुल्क के लिए। वही बात कि सेमीफाइनल की हार को भी क्रिकेट के शायकीन ने हज़म कर लिया। और ये पहला मौका है जहां अवाम, सियासतदान, फनकार, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कोई भी हो, सब ने कौमी क्रिकेट टीम की भरपूर जान मार कर खेलने के जो जज्बा है ना उसको खूब सराहा। और इस तरह कौमी टीम हार के बाद भी जीत गई, अवाम के दिल जीतने में कामयाब हो गई तो जीत गई। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त ने सबके दिलों को गमज़दा भी किया, लेकिन सबको खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान ने गुड क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली और शायकीन क्रिकेट को खूब महसूस भी किया, बड़ा दिल से खेला, बड़े जज्बे से खेला। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है कि कोई तनकीद नहीं कर सकता। हाँ, ये सेमीफाइनल में जो पाकिस्तानी टीम ने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से मैच भी हाथों से निकला, लेकिन अब इन गलतियों को मेरे ख्याल से कोसने की बजाय या तनकीद करने की बजाय इनसे सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब अगले साल इंशाअल्लाह
फिर वर्ल्ड T20 का मेला सजेगा। और अगर पाकिस्तानी टीम इन गलतियों से भी सीखे और इसी जज्बे के साथ जिस तरह खेली इस बार इसी तरह खेले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो ना सिर्फ एक बार फिर से भारत को धूल चटाएगी बल्कि कप भी जीत कर पाकिस्तान लेकर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, भारत तो वैसे भी खेल में भी सियासत करता है, आपको पता है, और भारत की मकार जो सोच है उस पर हमारे क्रिकेट शायकीन ये कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारने का इतना दुख नहीं है, क्योंकि हमने तो वर्ल्ड कप उसी वक्त जीत लिया था जब पाकिस्तान ने भारत को ना सिर्फ शिकस्त दी थी बल्कि इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया था। और भारतीय टीम का इस बड़े इवेंट से जो बोरिया बिस्तर गोल करने का सामान किया था बेसिकली तो तब भी हमने जीत लिया था वर्ल्ड कप। अब जिसको न्यूजीलैंड ने हकीकत का रूप दे दिया, यानी भारत को टिकट थमाकर वापसी की राह दिखा दी कि चले जी वापस जाएं आप। अब जो भारतीय शायकीन से अगर पाकिस्तानी शायकीन का मैं कंपैरिजन करूं तो पाकिस्तानी शायकीन ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद मेरे ख्याल से बहुत मैच्योर अंदाज में अपनी राय का इजहार किया है। और अगर यही भारतीय शायकीन होते तो वो भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद भी नाजेबा अंदाज में तनकीद कर रहे होते अपने खिलाड़ियों पर, लेकिन हमारी आवाम ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं उनको गले लगाए। वो जवाद अहमद का गाना है ना, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, ठीक उसी के मुताबिक हमारे शायकीन ने अपनी क्रिकेट टीम से मोहब्बतों का प्यार का इजहार किया है। हाँ, अगर हसन अली, शाहिन अफरीदी के ओवर में ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज मैथ्यू का कैच ना छोड़ते ना तो शायद आज ये जो मैच है इसका नतीजा थोड़ा सा डिफरेंट होता, मुख्तलिफ होता। अब हसन अली को सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और हमारे मैच्योर कप्तान बाबर आजम ने भी खिलाड़ियों को एक दूसरे पर हार का इल्ज़ाम डालने से बाकायदा रोका। अब मेरे ख्याल से जो होना था वो हो गया, किसी एक को हार का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता और मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने बस ये याद रखें कि बहुत ज़बरदस्त खेल पेश किया और बहुत दिल से खेला, बस इसी को देखना चाहिए। सिर्फ एक हार पर खिलाड़ियों की जो पूरी मेहनत है उस पर पानी फेरना सख्त नाइंसाफ़ी होगी हमारे सुपर हीरोज़ के साथ। आप हमारे खिलाड़ियों के जज्बों को देखें। अब मोहम्मद रिजवान, सबको पता है कि मैच से एक दिन पहले उनको चेस्ट इन्फेक्शन था, वो हॉस्पिटल में दाखिल थे और वो भी ICU में, और ख़बरें ये आ रही हैं कि जी शायद ये आती रही कि वो शायद मैच ना खेल सकें। लेकिन सलाम है मोहम्मद रिजवान को जिन्होंने अपनी विल पावर के ज़रिए बीमारी को शिकस्त दी और वो सेमीफाइनल जैसे अहम मैच के लिए मैदान में उतरे, क्योंकि ये वतन से मोहब्बत थी, ये पाकिस्तान को जितवाना चाहते थे ना, पाकिस्तानी शायकीन को जीत की खुशी देना चाहते थे। और मोहम्मद रिजवान ने बीमारी के आलम में 52 गेंदों पर 67 स्कोर किए। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना इनको अपने कंधों पर बिठाएं, क्योंकि इन्होंने ऐसे हालात में जहां हमारी क्रिकेट को आलमी कुव्वतों ने बाकायदा साजिश के तहत नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश की, इन्होंने अपने मोराल को गिरने नहीं दिया। और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालात में को मजबूत रखना, अपने साहब को मजबूत रखना। इन्होंने अपने मोराल को गिरने नहीं दिया और खिलाड़ियों के साथ जो टीम मैनेजमेंट है मेरे ख्याल से वो भी दाद की बड़ी मुस्तहिक है। अच्छा, शायकीन ने क्रिकेट की तरह हमारे जो सियासतदान है ना वो भी थोड़े मायूस ज़रूर नज़र आए, लेकिन उन्होंने भी कौमी टीम की जो शानदार परफॉर्मेंस है ना उस पर खुलकर दाद दी है। ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम। अच्छा, सुना आपने, हमारे रहबर भी कौमी क्रिकेट टीम को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अब आपने देखा कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, सलीम मांडवी वाला, नूरुल हक कादरी, मोहसिन रांझा और इरफान सिद्दीकी ने पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसे बहुत ज़्यादा सराहा। यानी मजमूई तौर पर हमारे जो सियासतदान हैं वो भी काफ़ी मुतमईन नज़र आए। असद कैसर साहब क्या कह रहे थे अभी कि जी हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन अच्छी बात ये, खुश आइंद बात ये कि पाकिस्तान ने बाहैसियत टीम बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी क्या कहा कि जी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसने उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और खेल में हार जीत तो होती रहती है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ फरमाया है, वो क्या कहते हैं जी कि हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल मैच हार गए, लेकिन कौमी टीम इस हार के बावजूद 22 करोड़ अवाम के दिल जीतने में कामयाब हो गई है। सलीम मानवी वाला ने क्या कहा है कि जी ये एक गेम थी जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया और हमें खिलाड़ियों को हौसला भी देना चाहिए। नूरुल हक कादरी साहब वो भी अपनी राय का इज़हार कर रहे थे, क्या कह रहे थे जी कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वो दाद देते हैं जिनकी इस इवेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब इसी तरह मोहसिन रांझा साहब
उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम की मेहनत के जज्बे को सराहा और क्या कहा कि जी पाकिस्तानी टीम ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक मैच में नाकामी मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी टीम की जो बाकी मैचों की अच्छी शानदार परफॉर्मेंस है उसे भुला देना चाहिए। और क्रिकेट तो गेम ऑफ चांस होती है, हम ये नहीं कह सकते कि हर टीम 100% परफॉर्म करेगी और हार के साथ जीत तो होती है और जीत के साथ हार भी होती है। अच्छा, इरफान सदीकी साहब, उन्होंने भी कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर अपनी राय का इजहार किया। वो क्या कहते हैं कि जी खुशी इस बात की है कि हमारे खिलाड़ी सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यानी नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हमारे रहबर कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं और हमारे रहबर भी पैगाम दे रहे हैं कि खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस को देखा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक मैच हारने की वजह से उन पर तनकीद शुरू कर देनी चाहिए। अब पता नहीं आपने ये बात नोट की या नहीं, लेकिन मैंने एक बात नोट की, वो ये कि हमारे जो रहबर है ना, वो कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और ये सेमीफाइनल में हार से मुतालिक एक पेज पर नज़र आए हैं और इस मामले पर सबकी राय एक जैसी पाई गई है। अब कितनी अच्छी बात है, शुक्र है कि हमारे रहबर किसी एक बात पर तो मुत्तफिक हुए। और क्या ही अच्छा हो अगर हमारे जो रहबर हैं ये कौमी इशूज़ पर भी एक पेज पर हो जाएँ, मुल्क के तमाम मसाइल को एक और इकट्ठे होकर हल कर लें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनसे सेमीफाइनल में राय ली गई, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया जैसे बाकी तमाम रहबरों ने किया। अब ऐसे क्रिकेट और सियासत को तो मेरे ख्याल से दूर ही रखना चाहिए ना। लेकिन कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा से ये सवाल पूछा गया कि जी कौमी क्रिकेट टीम के साथ साथ क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस का क्रेडिट आप वफाकी हुकूमत को भी देंगी? तो उन्होंने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़रा चलाइएगा क्लिप। जी देखा आपने एहसन इकबाल साहब का क्लिप सुना। अब नून लीग क्या कहती जी, हुकूमत जो है वो एहतसाब के बहुत नारे लगाया करती थी, लेकिन इसी हुकूमत ने अपने लोगों को करप्शन केसेस से बचाने के लिए एनआरओ दे दी है। इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिन्होंने करप्शन के खिलाफ अपनी सियासत को जहाद करार दिया। इमरान खान चेहरे बना कर अपोजिशन को कहते थे कि मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। उन्होंने अपने आप को और अपने बुज़रा को मदर ऑफ एनआरओ दे दिया और इमरान खान साहब ने नैब कवानीन में तब्दीली करके अपनी करप्शन पर पर्दा डाला। और क्या फरमा रहे हैं एहसन इकबाल साहब कि जी हम इस नैब के कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे। अच्छा, लीगी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हुए कहते हैं कि जिस तरह सानेहा APS पर अदलिया ने नोटिस लिया है, इसी तरह डस्का धांधली केस में भी वज़ीर आज़म को तलब किया जाए। ये अपोजिशन के इरादे हैं, ख्वाहिशात हैं, अदलिया बेहतर जानती है। अब दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन पर जवाबी हमला करते हुए कहते हैं कि अपोजिशन धांधली का शोर मचाती है, लेकिन जब हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं तो यही अपोजिशन भाग खड़ी होती है। ज़रा सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, क्या ही अच्छा हो कि जैसे मैच के बारे में अपोजिशन और हुकूमत की एक राय है, इसी तरह इंतखाबी इस्लाहात पर भी ये एक पेज पर आ जाएं। और इमरान खान साहब यही तो शिकवा कर रहे हैं कि अपोजिशन कभी भी इंतखाबी इस्लाहात की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि ये लोग सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की बोलियाँ लगाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। और अपोजिशन से क्या शिकवा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जी अपोजिशन ने पिछले 1.5 साल में इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत की कोई मदद नहीं की है। हमने EVM मशीन की बात की, ऐसी नहीं की ना, हमने इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया फिर बात की। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है उससे इलेक्शन के नताइज फौरी आ जाते हैं। लेकिन जब हम अपोजिशन से इस बारे में बात करते हैं तो अपोजिशन इजलास का बॉयकॉट कर देती है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब जो साबिका हुकूमतों को निशाना बनाते हुए क्या फरमा रहे हैं कि किसी हुकूमत ने भी इंतखाबी इस्लाहात करने की कोशिश ही नहीं की, और इसलिए किसी ने ये कोशिश नहीं की क्योंकि जिसकी हुकूमत होती है उसके नीचे पोलिंग का सारा स्टाफ होता है ताकि वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकें। और क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब कि 2018 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें नून लीग ने अपनी मर्जी से इंतखाबी टीम तैयार की, लेकिन जब नून लीग इलेक्शन हारी उसने फिर भी धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। अब नाज़रीन, होना तो ये चाहिए, होना ये चाहिए कि अपोजिशन धांधली का शोर मचाती है तो उसे इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत का साथ देना चाहिए ताकि धांधली रुक जाए, ताकि ये अपना भी भला कर लें। लेकिन अपोजिशन EVM पर भी हुकूमत से अपनी शराइत पर बात करना चाहती है, हुकूमत राब्ते कर रही है अपोजिशन से। इसलिए हुकूमत ने कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर को मुतहरिक किया और जो मुश्तरका अपोजिशन अरकान हैं उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर से गुज़श्ता रोज़ 2 बार मुलाकात की है और अपोजिशन ने इस बात की यकीन दहानी भी तलब की है कि जी हाल ही में जारी होने वाला जो मुतनाज़ ऑर्डिनेंस है उस पर पार्लिमानी कमेटी में बहस की जाए। अच्छा, अपोजिशन का स्पीकर असम्बली से तहरीरी तौर पर शराइत तलब करने का जो फैसला है ये भी मुश्तरका अपोजिशन की हाल ही में बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी के अरकान ने एक इजलास, यानी अपोजिशन यकीन दहानी चाहती है। मैं कहती हूँ हुकूमत को अपोजिशन की बदएतमादी ख़त्म कर देनी चाहिए इस अहम मामले पर ताकि बात आगे तो बढ़ सके ना।
अच्छा, बाबर अवान साहब वो भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। अरे सुना आपने बाबर अवान साहब को कहते हैं जी कि ईवीएम मशीन धांधली करने के लिए नहीं बल्कि धांधली का रास्ता बंद करने के लिए मददगार साबित हो सकती है और ऑपोजिशन हमें अपनी तजावीज़ दे, हम उसके साथ मिल बैठने को तैयार हैं, लेकिन ऑपोजिशन हुकूमत की ऑफ़र को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि इसकी वजह शायद ये जो बदएतमादी है जो बात को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, और ये भी शायद इस बदएतमादी का नतीजा है कि ऑपोजिशन महंगाई को बहाना बनाकर हुकूमत पर बाकायदा वो क्या कहते हैं यलगार कर रही है। ज़रा ये देखिएगा हमजा शहबाज साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा, वही गिले, वही शिकवे, वही शिकायतें। हमजा क्या कह रहे हैं कि हुकूमत ने अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए लेकिन प्रैक्टिकली अवाम की कोई खिदमत की नहीं। अच्छा, हमजा गैस और LNG के हवाले से भी हुकूमती पॉलिसीज़ को खुलकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और हमाद अज़हर गैस के हवाले से अपनी पॉलिसी बता रहे हैं, ज़रा उनको भी सुन लीजिए। अच्छा, हमाद क्या बता रहे हैं, दिन में 3 मरतबा आवाम को गैस मिलेगी और हम इस बात को बड़े यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि 24 घंटे क्यों नहीं मिलेगी। अच्छा, शेख रशीद साहब भी अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन अपोजिशन तनकीद खेलने से बाज आएगी तो दावत कबूल करेगी। ज़रा शेख साहब का क्लिप भी चलाइएगा। ये जो मुज़ाकरात की दावत है जितनी जल्दी कबूल कर ली जाए, एक टेबल पे बैठ जाएं, एक पेज पर ये लोग आ जाएं, मुज़ाकरात जो ये हो जाएं हुकूमत अपोजिशन में, जितनी जल्दी हो जाएंगे यकीन जानिए अवाम की मसाइल से जान उतनी जल्दी ही छूट जाएगी। वरना जो अभी चल रहा है ना, अगर ऐसे चलता रहे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर होने के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी की PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने के अज़म का इजहार किया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस समेत जो दीगर मुतनाज़ बिल्स हैं उनको मुत्तहदा अपोजिशन ने नाकाम बना दिया, और उम्मीद ये है कि हुकूमत की हर साजिश को हम मुत्तहिद होकर नाकाम ही बनाएंगे। अच्छा, इस मौके में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ फरमाया। वो कहते हैं कि धांधली से आने वाली जो हुकूमत है उसको इंतखाबी इस्लाहात करने का कोई हक नहीं पहुँचता है, और हुकूमत की जो तजावीज़ हैं उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी जानिब हुकूमत ने भी जो अपने सियासी राब्ते हैं वो बड़े तेज़ कर दिए हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त लिख दिया है, जिसमें अपोजिशन लीडर से इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत जो दीगर अहम कवानीन हैं उन पर इत्तफाक़ राय के लिए किरदार अदा करने की बाकायदा अपील की गई है। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए तो मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, साबिक सूबाई वजीर भी और साबिक चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी सैनेट सस्सी पलीजो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सस्सी, जो हुकूमती वज़रा हैं वो ये कहते हैं कि जिस मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी पर PDM को तोड़ने और फिर इस्टेब्लिशमेंट से डील तक करने के इल्ज़ामात लगाए, अब उन्हीं मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर रही है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। हुकूमती वज़रा के इस तरह की बयानात पे मैं आपका मौक़िफ़ चाहूँगी, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। देखिए, बौखलाहट का आलम है कि ये तो ज़ाहिर बात है अपने तोपों का रुख अपोजिशन की जानिब करेंगे, चूँकि ये तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में ये कामयाब नहीं हो सके, खुद डिवाइड हो चुके, न सिर्फ इत्तेहादी लेकिन इनके बहुत सारे खुद के भी मेंबर्स जो हैं इनका साथ देते हुए दिखाई नहीं देते, और ये आलम आश्कार बात हो चुकी है। 30 बिलों वाले दिन जब जॉइंट सेशन होना था वो यूटर्न लेना पड़ा, ये बड़ी ही सबकी वाली बात है। इस तरह जब होता है मतलब ये कि अददी लिहाज से स्ट्रेंथ हुकूमत खो चुकी है। अब बात यह है कि अपोजिशन में अनफॉर्चुनेटली PDM के मामले पर हवाले से चूँकि बनाई हमने थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई, इल्ज़ाम तराशियाँ भी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थे। पीपल्स पार्टी हमेशा ख्वाहिश उसकी रही है कि अपोजिशन मुत्तहद हो, उसी वजह से PDM भी हमारा ही ब्रेन चाइल्ड था और हम ही इसको होस्ट किया उस APC को। बहरहाल हम नाकामियों के बजाय या ऐसी चीज़ें इल्ज़ाम तराशियों के बजाय हम हमेशा कोशिश करते हैं कि खासकर अपोजिशन में जब आप हों तो आपके इत्तेहाद का महवर क्या होना चाहिए। तो अगर पॉलिसीज़ आपकी भी वही है और हमारे दूसरे इत्तेहादी जो अपोजिशन में बैठे हैं, और चूँकि शहबाज शरीफ साहब को हम सब अपना अपोजिशन लीडर मानते हैं, तो ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट को हम अहमियत देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पार्लियामेंट में रहकर जो आप जंग यानी आईनी जंग लड़ सकते हैं, और उसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत अमली थी उसके तहत हमें कामयाबियाँ भी हुई।
तो अभी ये जो नई कामयाबी अभी परसों वाली हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अददी लिहाज से बहुत बड़ा एक वार हुआ है हुकूमत की उस यकजहती पर। तो अब ये हम उसमें कामयाब हुए हैं, तो हम समझते हैं कि इल्ज़ाम तराशू में मज़ीद जाने के बजाय हम अपोजिशन को जो चीज़ न्यूक्लियस हो सकती है हम उसको साथ लेकर जा सकते हैं। यही वजह है कि आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि बुजुर्ग सियासतदान है, पार्लियामेंट में भी उनकी सीट्स हैं, और पार्लियामेंट में जो हमारी कामयाबी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कि वो भी हिस्सा बने हैं, हम चेयरमैन साहब गए और वहाँ जारी बातें ज़ाती इज़्ज़त एहतराम भी हम हमेशा रखा है हमने अपने अपोजिशन के जो भी एलाइज हैं हर किसी का। तो आज की मुलाकात इस हवाले से हुई और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में मज़ीद कामयाबियाँ जो हमें अभी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी उसकी हिकमत अमली ठोस हो। ठीक है। अच्छा ससी, आगे चलते हैं। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की एहतजाज की अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले गवर्नर सिंध ने कुछ कहा था, टीम सॉर्ट होगा हमारे पास, ज़रा चलाइएगा। ससी आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी राय जानूंगी। सॉर्ट जी ससी, आपने सुना गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को, क्या कहेंगी आप? गवर्नर सिंध खुद भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल किरदार के हामिल रहे हैं और सिंध का कभी भी केस वो वफाक के हाल के नुमाइंदे हैं। यहाँ का केस वहाँ लड़ने के बजाय हमेशा वहाँ की बातें हमें सुनाने की कोशिश करते हैं और उसमें उनको नाकामी ही नसीब होती है। गवर्नर सिंध को पता है कि सिंध सूबा उसमें डेट्स कब से शुरू होती है, चीनी की बात करें हम, गंदम की बात करें, कटाई की बुआई की बात करें हम, या उस चिमनियों की जलाने की बात करें हम, उस तहत सिंध अपने हिसाब से जा रही है और उसका तफसीली तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो सैयद गरीब साहब जो इंफॉर्मेशन हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने वाजे किया और पीटीआई के पास जवाब भी नहीं था, किसी ने अभी आकर कंट्राडिक्ट नहीं किया। अब बात महंगाई की आती है तो फिजा एवरीबडी नोज दैट एंड यू नो इट्स सो ऑब्वियस, और सब यही वजह है कि महंगाई की जड़ी ये फेडरल गवर्नमेंट के, जाहिर बात है यही तो वो शुरुआत है जहाँ से ये सारी जदोजहद, ये सारी आवाम जो रस्तों पर है, जो ये पिट चुके हैं, जो उनके जो कैबिनेट में भी यू टर्न लेने पड़ रहे हैं, उनको पार्लियामेंट में यू टर्न लेने पड़ रहे हैं। ये बजट लेकर आए थे, हमने तब से ही कहा था अपोजिशन ने कि मिनी बजट्स अभी मल्टीपल आएंगे। जब उन्होंने पेट्रोलियम की बात की, लेवी की बात की, हमने कहा नहीं ये एक महीने में 4 मरतबा ये प्राइस बढ़ाएंगे, उन्होंने यही किया। और दवाइयों से लेकर, गंदम से लेकर, चीनी से लेकर हर चीज में जो है आपने देखा कि खुद उनके वज़रा जो है उनके पास कोई भी जो लेम एक्सक्यूज के लिए भी कोई आर्गुमेंट्स नहीं बचा। कैबिनेट में नेपोटिज्म है, एवरीबडी नोज इट। वहाँ जो है जो भी गलत काम कोई करता है उनको भेजा जाता है, फिर शफल में रीशफल करके नई मिनिस्ट्री देकर, यानी ये है एहतसाब का कानून उनके खुद के लिए। अब जो महंगाई के हवाले से इनके हालत ये है कि न सिर्फ कैपी में उन्होंने एहतसाब की जैसे ऑफिस बंद की, अभी उन्होंने जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उस हवाले से शुमारियत को कह दिया कि हफ्तेवार आप ब्रीफिंग भी न दे, ताकि होशरबा जो आदाद शुमार है आवाम के सामने आते हैं तो आवाम के और भी हौसले खता होते हैं, चीख उठती है, महंगाई से कमर टूट गई है, लोगों के एक वक्त तक खाना नसीब नहीं है। तो उन्होंने कहा यह भी ना हो ताकि ये हमारे खिलाफ जो है लोगों को कोई बुनियाद न मिले। लेकिन जनाब ये तो आप कहाँ ये रुकवाएंगे अपने इदारों से? आपके स्टेट बैंक से लेकर आपके सारे जो इदारे हैं, जो भी मुआशी आदाद शुमार है, वो तो चीख के खुद कह रहे हैं कि आपने क्या हशर किया हुआ है मुआशरे के साथ। तो ये सूरत हाल मेरे ख्याल में ये गंभीर है। उनको वक्त हमने दिया, बहुत दिया कि ठीक करे अपने आप को। और ये चूंकि डायरेक्ट जो है, वैसे भी आपको पता है कितने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आवाम पर लादे गए हैं। फिर बिजली, गैस और यूटिलिटी के हवाले से भी आपने देखा, कारखानेदार से लेकर आम दुकानदार तक ये अजाब के मारे वो रोडों पर है। उनको हमने तो नहीं कहा, उनके साथ वो जुल्म हुआ, अजाब हुआ ना। अब सर्दियां हैं तो गैस की भी किल्लत आप देख लीजिएगा, फी यूनिट बिजली के हवाले से भी आपको पता है कि अंदाजा है। बहरहाल ये सारी चीजें गवर्नर साहब को कि ये तस्वीर जरूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो अब कहाँ तो वो अपना गुस्सा निकालेंगे, कहाँ तो वो गलत बयानी करेंगे, और यही आकर उन्होंने किसी गवर्नमेंट के खिलाफ किया है। ठीक है। अच्छा ससी, क्या पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद है कि वो पीडीएम जमातों को इस्तीफे देने और ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लाने पर आमादा कर लेगी?
फिजा हमारी कोशिश है कि जो भी चीज़ वो पार्लियामेंट के अंदर अगर बेहतर तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है तो वहाँ हम लेकर जाएं। यही वजह है कि मौलाना साहब के साथ भी मुलाकात हुई। बाकी जो सड़कों की जंग वो जदोजहद पीसफुल है। हम मार धाड़ वाली जदोजहद पे कभी भी पीपल्स पार्टी यकीन नहीं रखते, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो यकजा राय से होगी। ये जो अभी बातें आ रही हैं कि फलानी अदम एतमाद सेनेट में ये वो, अभी इसका कोई भी हतमी फैसला कहीं भी नहीं हुआ है। जो भी फैसला होगा वो यकजोई से यकराय से होगा। जाहिर बात है पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा फोरम है और उसमें हम देखेंगे कि आईनी हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वो ज़रूर उसका हम आस्ता आस्ता वो चीज़ें आएंगी सामने, डिसीजंस। ठीक है। अच्छा ससी, एक और सवाल, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता एक ख़त लिखा है, तो एक सवाल जहनों में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो अहम कवानीन के बिल्स हैं पास करवाने के लिए नून लीग कोई डील कर ले हुकूमत से? आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त कोई भी डील करेगा ना तो वो तो एक तो एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि हम अददी लिहाज से भी हमने एक्सपोज कर दी है, हुकूमत की क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वो तो ये यूटर्न न लेते तो 2 बिल्स की तरह ये 30 बिल्स का भी जो हशर होता तो जाहिर बातें फिर तो यानी खेल ही खत्म हो गया है ना आईनी जमहूरी एतबार से। अब जो है ये अपोजिशन की अगर ये डिमांड है कि भाई जो भी अचानक से आप चीज लेकर आते हैं, हमारे पास तो कोई चीज नहीं होती, आप तो उसकी कॉपी भी बिल की नहीं रखते, आप जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत जो मुख्तलिफ फेजेस होते पड़ाव होते वो भी नहीं करते, या तो ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं और वहाँ फारूक नसीम जैसे साहब बैठे हैं, फिर आगे जो है सदारती उस रेफरेंस XYZ से आप जो है वो मुंह की खाते हैं, फिर पार्लियामेंट का रुख करते हैं, फिर आते हैं, फिर अचानक एक दिन में 8 मिनट में बिल पास कराने की कोशिश करते हैं, वो सेनेट में वो सारी बातें फंस जाता है। तो इस हवाले से अपोजिशन की जो राय है, जो हमारी डिमांड है, EVM का मामला हो, दूसरी चीज़ें हो जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के हवाले से भी बड़े क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, और उसमें हम रिफॉर्म ज़रूर चाहते हैं। अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो 2017 में भी हमने अपनी सजेशन रिकमेंडेशन रखी, काफ़ी सारी उसमें हम शामिल भी कराई। बिल्कुल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, क्या कंट्राडिक्टरी चीज़ों को शामिल करना चाहिए या कंट्रोवर्शियल चीज़ें जहाँ यहाँ उसकी जो है अमलियत या अमलन वो फिजिबल पॉसिबल ही नहीं है और ज्यादा हैक हो सकती है, पूरा जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे ओवरसीज के हवाले से, ओवरसीज को राइट जरूर मिलना चाहिए, तरीकेकार क्या बता रहे हैं, जहां पहले भी वियतनाम की तरफ से हमला हुआ तो आपने देखा कि पायलट प्रोजेक्ट भी जो है वो हमारे आई वोटिंग का वो खराब हो गया और दूसरे मुल्क जो है वहां से कतरा रहे हैं, वो चीज जो है छोड़ रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, और हम उस चीजों में जा रहे हैं जहां हमारा पहले ही इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो बहुत सारे हवालों से वो अपने सवालिया निशानों के जद में है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में जो पहले से कवानीन है इसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए, लेकिन जो पायदार है, और इलेक्शन कमीशन जिसका डोमेन है उसको हम और आप नहीं रोक सकते। वो कान से उठाकर वो समझेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन आई एम सॉरी PTI ने नहीं कराने, इलेक्शन जो है वो जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है उससे कराने, और कंडक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। तो ये चीजें जो है PTI को के साथियों को सोचनी चाहिए। 3 साल में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो और भी चीजें कंट्रोवर्शियल कवानीन को न बनाए, ये कभी कभार होती है, ये हमेशा रोज रोज चीजें नहीं होती। इसके लिए जरूरी है स्टेक होल्डर सारे जो है एक साथ मिलकर बैठे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ससी आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मेज़बानी में अफगानिस्तान के हवाले से चीन, अमेरिका और रूस पर मुश्तमिल ट्राइका प्लस इजलास में अफगानिस्तान की जो मौजूदा इंसानी और माशी सूरत हाल, इस पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बिरादरी से इमदाद का मुतालबा किया गया। और इजलास के बाद जो जारी बयान है उसके मुताबिक जो ट्राइकल प्लस के नुमाइंदे हैं उन्होंने अफगानिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत भी की है, और तालिबान से कहा है कि वो दहशतगर्द तंजीमों से अपने जो राब्ते हैं वो ख़त्म कर दें। और तालिबान से ये मुतालबा भी किया गया है कि दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। अच्छा नाज़रीन, आलमी खबर रसा इदारे AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 दहाइयों से जंग झेलने वाले अफगानिस्तान में अब हालात मज़ीद अबतर हो गए हैं। यानी गुर्बत, भूख और अफलास की वजह से आप हैरान होंगे सुनकर कि वालिदैन ने अपने कमसिन बच्चों और बच्चियों को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया
ताकि ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं उनको भूख से बचा सकें। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब ये जो AFP की रिपोर्ट है इस पर भी आगे जाके मैं बात करूंगी कि वालिदैन बच्चों को फ़रोग़ करने पर मजबूर हो गए, लेकिन पहले जो ट्राइकल प्लस इजलास है इसमें एक बार जो फिर से अफगानिस्तान की जो माली इमदाद है खासतौर पर मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया गया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, डोनर्स ने उनको राशन वगैरह खुर्दनोश की चीजें देने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर का वादा किया है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद वो रुका हुआ है। उसके अलावा 9.5 बिलियन डॉलर का इनका अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था अफगान गवर्नमेंट का, जो अमेरिका रोक के बैठा है। नतीजा ये है कि वो वक्त एक जबकि अमेरिका सारे खर्चे उठा रहा था, मगरबी दुनिया सारे उठा रही थी, तनख्वाहें लोगों को मिल रही थी, आज वो चीज़ नहीं रही। आज वहाँ पे तनख्वाहें लोगों को 3-3 महीने से तनख्वाहें नहीं दी गई लोगों को। और बाज़ इलाकों में जहाँ लोग मजदूरी कर लेते थे फसलों वगैरह में, वहाँ कैद साली की वजह से फसलें भी नहीं हैं, खुराक की किल्लत हो गई, मजदूरी की किल्लत हो गई, और बाहर से पैसा ना आने की वजह से तनख्वाहें। और अगर 9 बिलियन डॉलर मिल जाते तो शायद कुछ वक्त निकल जाता, कुछ आप इकॉनमी में इन्वेस्ट करके इकॉनमी को कुछ थोड़ा बहुत चला देते। इस वक्त वहाँ पे हालात बहुत ही बुरे हैं, और पैसा जो उनको मिलना चाहिए जायज वो भी नहीं, और इमदाद जो मिलती थी वो तो बंद हो गई। 3 महीने से किसी ने कुछ इनको दिया ही कुछ नहीं। पाकिस्तान थोड़ा बहुत बोझ उठा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने 1 बिलियन यूरो की बात की है, लेकिन उसमें वो ये कहते हैं कि हम तालिबान के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि हम NGO थ्रू खर्चा करेंगे वहाँ। अब NGOs की प्रायोरिटीज क्या है, कैसे करती हैं, वो तो अभी तक तय नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप देखिए कि वहाँ पे दिन ब दिन हालात बदतर हो रहे हैं और वहाँ कोई पुरसान हाल नहीं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले जो है वो थोड़े बहुत गए हैं वहाँ पे, और बाज़ इलाकों में तकसीम किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि लाइनें लगी रहती हैं, आपका वो आटा वगैरह तेल जो देना होता है वो ख़त्म हो जाता है, और लोग ख़त्म नहीं होते, लोग फिर वहाँ पे मायूस रोते धोते वापस जाते हैं। तो ये हालात हैं वहाँ पे, जो कि पाकिस्तान बार बार तवज्जो दिलवा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, और ट्राइकल प्लस में भी पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से ये बात की कि यहाँ एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म दे रहा है, इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर आज ये तवज्जो नहीं दी तो कल सब लोग इस चीज़ के ऊपर पछताएंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया हो चुका है। तो ये हालात हैं वहाँ पे। जी अच्छा जनरल साहब, ये जो इंतहाई अफसोसनाक खबरें जो आ रही हैं अफ़गानिस्तान से, AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जो पनाह गुज़ीन है उनमें एक बाप ने रोते हुए ये बताया है कि बड़ी बेटी की $3,350 और छोटी बेटी की $2,800 के एवज़ शादी तय कर दी है, और वालिद ने ये भी बताया कि जो रकम है ये दुल्हा के वालिदैन हमें अभी किस्तों में अदा कर रहे हैं, जिससे घर का खर्चा चल रहा है। अब मैं तो क्या कहूँ जनरल साहब, आई एम स्पीचलेस। मतलब ये हालात आ गए हैं, आप क्या कहेंगे? और आलमी बरादरी इतनी बेहसी दिखा रही है इन हालात के बावजूद। एक निस्बतन एजेड कह लीजिए BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट वो विजिट करके आए, और जब वो अपने BBC अपनी बता रहे थे ये स्टोरी जो देख के आए, उनका फातिमा नामी वहाँ खातून जिसके 7 बच्चे हैं, और वो नहीं है, वो एक गार के अंदर उन्होंने रहने का कुछ किया है, लेकिन चूंकि वो खेतों में काम करते थे या खुश्क साली की वजह से फसल नहीं हुई, तो सर्दी बढ़ रही है और रोटी नहीं है उनके पास। और वो उसने कहा कि मैं भीख मांग के भी अगर किसी ने कुछ दे दिया तो जिंदगी जो है वो ऐसी नहज पे वहां पहुंची हुई है जहां एक एक दिन गिनती हो रहा है कि आज वहां पे ये वाकया हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। इसके नताइज बड़े बुरे हैं। अब देखिए कि ये BBC वाले का वो जो सुना तो वो रोना शुरू हो गया, जो उसने हालात देखे हुए थे, वो लिटरली ही क्राइड। अब चीज ये है कि वहां पे जो अल्टीमेटली तालिबान जिम्मेदार हैं, जिनकी हुकूमत है, उन्होंने अपनी आबादी को पालना है, करना है, उनके पास रह जाएगी एक ही कि वहां पे वो नारकोटिक्स, मुनशियात वगैरह, गन रनिंग, ये चीजें बेचें दाएं बाएं और पैसे देके तो अपने लोगों को पालें। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा एक पूरी दुनिया के लिए बनेगा जब ड्रग्स जो है वो दाएं बाएं मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे, उनकी कंसाइनमेंट्स वगैरह। तो ये आलमी लोगों को सोचना चाहिए
कि आखिर जिसकी जान पे बनी हुई है वो फिर कुछ कर गुजरेगा। वो फिर हमारे लिए तो बहुत मसला है कि वहां से रेफ्यूजीज भी आने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान से कुछ चीजें अगर जाना शुरू में स्मगल हुई तो यहाँ कीमतें चढ़ जाएंगी खाने पीने की चीजों की, पहले महंगाई है, तो हमारे लिए तो बहुत इश्यूज है। लेकिन अफगानिस्तान में भी बिल आखिर तंग आके तो उन्होंने मनशियात वगैरह का धंधा करना, तालिबान ने वार्निंग दी है, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज को ऐसे आसान न ले, अगर आप हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमारा हाथ नहीं पकड़ते इस वक्त, तो फिर आप सबको खमियाजा भुगतना हो। तो ये वो चीज है जो मैं समझता हूँ कि अक़वाम देखना चाहिए कि इनको अगर हमने दीवार से लगा दिया, और भूख ऐसी चीज है कि इंसान को जुर्म पे मजबूर कर देती है, तो ये करेंगे फिर आप बेशक रोते रहिए कि ये दुनिया नशियात फैल गई। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अफगान अबूरी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने पाकिस्तान और TTP के जो माबैन सीज़ फायर मुआहदा है इसको खुशाइंद करार दिया है और मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की भी तस्दीक भी की है। तो पाकिस्तान और TTP के माबैन जो सीज़ फायर मुआहदा है इस पर अपोजिशन के कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, क्या उनका तनकीद करना बनता है, क्या कहेंगे आप? देखिए बात यह है कि एक ग्रोह जो जिसका पहले एतमाद या एतबार नहीं, उन्होंने कई मुआहदे किए फिर तोड़ दिए, तो उससे लोगों में थोड़ी सी परेशानी शुबू शुबहात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस दफा एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अफगान तालिबान जो कि आज वहाँ पे हुकूमत में है, ये मुज़ाकरात उनके जरिए हो रहे हैं और वो उन्होंने कहा है कि जो तय होगा हम उसकी गारंटी देंगे। यानी अगर TTP इस दफा फिरती है तो फिर अफगान तालिबान जो है वो उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर आपका मुआहदा नहीं होता तय, कोई आपकी बातचीत कामयाब नहीं होती, तो उस सूरत वो तालिबान के खिलाफ TTP के खिलाफ एक्शन करेंगे। तो इसका मतलब ये कि इस वक्त TTP अंडर प्रेशर है, वीकर विकेट पे है, और आप चाहें तो आप अपने मुतालबात उनसे मनवा सकते हैं और गारंटी अफगान तालिबान से ले लें। तो इसलिए लेकिन इसमें इस इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट को ये अप्रूव करना चाहिए। हमें ये किसी भी पार्टी को अकेले ये मुआहदा नहीं होना चाहिए, इसकी नेशनल ओनरशिप होनी चाहिए ताकि तमाम जो हमारे स्टेक हैं वो इस चीज में शरीक हों। वरना आपको पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल वाले लोग बच्चे जो हैं वो भी उनके पेरेंट्स बाहर निकल आते हैं, और कई लोग जो हैं वो बाहर आएंगे जिनके प्यारे मारे गए, तो वो कहेंगे जी आपने इंसाफ देना था, इंसाफ की बजाय इनको माफी दे दी। तो ये मुश्किलात होंगी, इसलिए ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए ताकि एक नेशनल कंसेंसस हो तो फिर ही आगे बढ़ा जाए, वरना ना किया जाए। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये भारत की ज़रा मैं बात करना चाहूँगी, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। ये जो अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल पर ये वहाँ पे जो इजलास है वो बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की जो भारतीय कोशिश है उसको तमाम फरीक़ैन ने मुस्तरद कर दिया। रूस ने भारतीय मौक़िफ़ को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि इससे इख्तिलाफ़ भी किया और एलामिया से अलग बयान भी जारी कर दिया। इसमें मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि ये इजलास कोई मकसद किसी और के लिए या अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए नहीं था। ये सिर्फ एक ड्रामा, एक स्टेज सजाया गया था भारत का अपने लिए कि वो इस खेल में, इस डिसीजन मेकिंग में, इस जो फैसला साजी है उसमें दोबारा एंटर हो सके। तो उन्होंने एक खेल रचाया, लेकिन इसमें जो की प्लेयर्स हैं वो तालिबान थे, पाकिस्तान था। ना पाकिस्तान वहां गया ना तालिबान गए, चाइना भी नहीं गया। तो इस वजह से वो फिर मेरा ख्याल है कि उनकी वो बात नहीं रही। लेकिन ये है कि वो जो उन्होंने जोड़ने की कोशिश की दहशतगर्दी वगैरह, पाकिस्तान ने तो बहुत पहले बताया था कि भारत ने 66 कैंप वहां बनाए हुए हैं। तो दहशतगर्द भारत है जो वहां से दहशतगर्दी कर रहा था, तालिबान तो नहीं कर रहे। तालिबान तो अमन की कोशिश कर रहे हैं वहां। ठीक है। और यही जो खुरासान वगैरह का चैप्टर ये भारत का पैदा करता था। तो भारत जो वहां पे गन छोड़ गया है वो आज भी इसकी प्रॉक्सीज हैं। उनको ये हो सकता है कि आज भी कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान में टर्मोइल क्रिएट करने के लिए। तो भारत बताते खुद मैं समझता हूं कि इसका मुजरिम है सारे जो हालात वहां पे। ठीक है जी, ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।